गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद टॉपिक चल रहा था अपना, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यवहारवाद के विकास और उसके विकास के कारण, उसकी उत्पत्ति के कारण हमने पढ़े थे। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद का स्वरूप या इसकी मान्यताएं। ठीक है, व्यवहारवाद का स्वरूप और इसकी मान्यताएं। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चार्ल्स मैरियम, ग्राहम वालेस 1908 में, चार्ल्स मैरियम 1925 में, और बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स मैरियम और ग्राहम वालेस ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये तीनों विचारक अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से व्यवहारवाद के मार्ग को बहुत ज्यादा इन्होंने अग्रसर किया या प्रशस्त किया। अब इसके बाद में है कि व्यवहारवाद के स्वरूप और उनकी जो मान्यताएं हैं वो क्या रही हैं। इसके संबंध में भी बहुत सारे जो विचारक हैं इन्होंने अपनी बात करी है, क्योंकि ये व्यवहारवाद एक तरह से बहुत व्यापक अवधारणा है। ठीक है, इसीलिए इस रिलेटेड जो विचारक हैं उन्होंने अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बात कही, लेकिन सभी दृष्टिकोणों में बहुत सारा मतभेद है, क्योंकि सभी विचारक अपने तरीके से अपने उपागम की या विभिन्न उपागमों की बात करते हैं, इसलिए उनमें किसी भी तरह की कोई समानता नहीं होती। उनके विचारों में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। कुछ विचारक ऐसे कहते हैं कि भाई व्यवहारवाद एक मनोदशा है, एक मनोवृत्ति है, जो कि अपने आप में ही अपने ही तरीके से राजनीति विज्ञान का मार्ग अपने तरीके से बना रही है। फिर बहुत सारे विचारकों ने कहा है कि ये व्यवहारवाद एक गत्यात्मक है या व्यापक है, ये तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, व्यवहारवादी मूल्यों की और आदर्श की उपेक्षा करते हैं। लेकिन क्या मूल्यों और आदर्शों की उपेक्षा करना किस हद तक सही कहा जा सकता है? नहीं, इसके बारे में हम इसी में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आ जाइए अपने वापस से टॉपिक पर। किल्पैट्रिक ने कहा है कि व्यवहारवाद की जो स्वरूप है उसको और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए किल्पैट्रिक ने बहुत सारी अपनी व्यवहारवाद से रिलेटेड कुछ विशेषताओं के बारे में बात की है। यानी कि हम किल्पैट्रिक इन्होंने मुख्य रूप से इसके बारे में बात करी है, या हम इसको मैं यहाँ पे विशेषता करके भी डाल देती हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम स्वरूप पूछा गया था, हम तो विशेषताएं पढ़कर गए थे, मान्यताएं पूछी गई थी, लेकिन वहां पे तो स्वरूप हम लिख कर आए हैं, तो क्या ये चीजें सही है? तो ये चीजें आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि व्यवहारवाद का स्वरूप, मान्यताएं, विशेषताओं, यदि आपसे इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि ये सब चीजें एक ही हैं। तो किल्पैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप या विशेषता या मान्यताओं के बारे में बात करी है, और उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि व्यवहारवाद में जो राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्था ना होकर व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पर जो किल्पैट्रिक है वो ये कहना चाह रहा है कि कार्य में जो, यानी कि राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो कार्य है वो किसके इर्द गिर्द होना चाहिए? व्यक्ति बल्कि संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की इकाई जो है वो संस्था ना होकर व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति ना कि संस्थाएं, व्यक्ति ना कि संस्थाएं। यानी कि अनुसंधानकर्ता अपनी मौलिक इकाई लेकर जो चल रहा है वो मौलिक इकाई व्यक्ति होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए, मानवीय क्रियाएं होना चाहिए, ना कि उससे रिलेटेड संस्था। ये कहना चाह रहे हैं किल्पैट्रिक। अब इन्होंने उसी तरीके से ये कहा है कि सामाजिक विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है, यानी कि अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। ये क्या चाहते हैं किल्पैट्रिक? कि अन्य विज्ञानों के साथ एकता पर
एकता पर बल दिया। जैसे कि हम अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण की बात करें तो वो अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण क्या कहता है, हमने पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी कि अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण के एक दृष्टिकोण का अन्य दृष्टिकोण के साथ में संबंध स्थापित करके अध्ययन करना, ताकि उन सभी दृष्टिकोणों का एक साथ अध्ययन सही तरीके से हो सके। तो यहाँ पर भी किलपैट्रिक ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य विज्ञानों के साथ एकता पर बल दिया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से भी संबंध होना चाहिए, या भौतिक शास्त्र से भी होना चाहिए, गणित शास्त्र से भी होना चाहिए, या किसी भी शास्त्र से अध्ययन पर बल देना चाहिए, ताकि उनके मध्य क्या स्थापित हो सके, एकता। अब एकता स्थापित होगी तो आप खुद ही ये चीज क्लियर आपके माइंड में हो जानी चाहिए कि अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमने या अन्य विज्ञानों के साथ में अर्थशास्त्र से किया, दर्शन शास्त्र से किया, तो उससे क्या फायदा होगा, हमें उस विज्ञान से भी कुछ ना कुछ अपने आप को सीखने को मिल रहा है। या हम राजनीति शास्त्र भी, यानी जो कि हमने 12th में आप पढ़ चुके हो कि राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है, दोनों है, दोनों का अध्ययन किया, फिर दोनों के साथ में अध्ययन किया, इसके विरोध में अध्ययन किया। तो जब हम किसी चीज को साथ में लेके चलते हैं तो उससे भी हम कुछ ग्रहण करते हैं और हम भी उसे कुछ देते हैं, यानी कि हमारी भी देन उसको है और उसकी भी देन हमें है, लेकिन इन सब में एकता स्थापित होगी ताकि दोनों के मध्य संबंध स्थापित करके अध्ययन को गतिशीलता प्रदान की जाए। अब आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तथ्यों के परिवेक्षण, वर्गीकरण और परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है। यानी कि किलपैट्रिक ये कहते हैं कि व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण, फिर उनका विश्लेषण या आगे की क्रियाएं, यानी कि तथ्यों को इकट्ठा किया, फिर उनका वर्गीकरण किया, उनका विश्लेषण किया, फिर परिवेक्षण किया, और ये सारी चीजें एक स्टेप बाय होती रहनी चाहिए ताकि अध्ययन को सुस्पष्टता मिल सके। अब आगे ये बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन ये मान रहे हैं किलपैट्रिक की मुख्य विशेषता ये है व्यवहारवाद की कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और अनुभविक, यानी कि एक कहते हैं कि तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए, ताकि हम अनुभव के आधार पर कह सके कि ये चीज यहाँ पर 2 और 2 4 की जब हम बात करते हैं कि 2 + 2 4 ही हो रहे हैं, क्योंकि तथ्यों पर आधारित है। तो यहाँ पर भी ये किलपैट्रिक कह रहे हैं कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता अनुभविक सिद्धांतों पर बल देती है। अब इसके बाद में आपको पता है कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, आपको मैं बता चुकी हूँ, डेविड स्टर्न है। अब डेविड स्टर्न ने अपना जो लेख है उन्होंने लिखा, और अपने लेख में द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इनकी बुक का नाम है, डेविड स्टर्न ने अपनी जो बुक लिखी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इनमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं हैं, और ये व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में ही इन्होंने अपनी द करंट मीनिंग और बिहेवियरलिज्म बुक में बात करी। जैसे कि कहते हैं डेविड स्टर्न कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता एक तरह से नियमन की भी है। क्या है कि व्यवहारवाद की एक मुख्य विशेषता नियमन की है, जिसे कि हम वेरिफिकेशन, नियमन, कि हमने भाई तथ्य, एक अनुसंधानकर्ता को क्या चाहिए कि अनुसंधान से रिलेटेड सबसे पहले वो तथ्यों को एकत्रित करेगा, यानी उसका नियमन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि क्या मैंने जो तथ्य संकलित करे हैं
अपने अनुसंधान से संबंधित जो मैंने तथ्य यहाँ पर लिए हैं, क्या वो सही है, क्या वो नियमित है, हमने इस चीज का वेरिफिकेशन किया है या नहीं, ऐसा कहते हैं डेविड स्टन कि व्यवहारवाद की एक मुख्य विशेषता ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा किस पर रिलेटेड है, तथ्यों पर आधारित है। इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तथ्यों पर रिलेटेड होने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या मैंने ये तथ्य सही तरीके से कलेक्ट या एकत्रित किए हैं या नहीं। अब दूसरा है हमारा कि सत्यापन। क्या कहते हैं डेविड स्टन कि हमने तथ्यों को नियमित कर लिया, एकत्रित कर लिया, लेकिन सत्यापन किसे कहते हैं पहले आप ही बताइए। सत्यापन उस जो कहते हैं कि जो हमारे पास तथ्य जो एकत्रित हैं, हम उसकी पुष्टि भी सही तरीके से सही जगह पे सही मायनों में कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सत्यापन। कि मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको व्यवहारवाद से रिलेटेड या कोई और टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ाने के लिए आई हूँ, या आप खुद भी पढ़ने के लिए बैठे हो, लेकिन आप बैठ गए, आपके हाथ में नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज कहाँ से पढ़ाई जा रही है, कहाँ से क्या हो रही है, तो आपके पास में आवश्यक सामग्री नहीं है, लेकिन मैं इसको सत्यापित करूंगी कि सामने वाला स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ रहा है या नहीं। इसके लिए आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठे, आप अपनी बुक लेके बैठे, आप अपना पेन लेके बैठे। तो ये चीज क्या है, वापस से मैं इस चीज को सत्यापित कर रही हूँ कि जो आवश्यक सामग्री, पढ़ाने से रिलेटेड जो आवश्यक सामग्री मैंने आपको बताई है, उसको मैंने वापस से सत्यापित किया है कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक ले ली है ना, आपने अपना पेन ले लिया है, आपने अपनी बुक अपने हाथ में ले ली है। तो इसको कहते हैं सत्यापन, कि हमारे पास जो मानवीय क्रियाओं से रिलेटेड जो एकत्रित तथ्य हैं, हम उनकी फिर से दोबारा पुष्टि करने की क्रिया को ही सत्यापन कहते हैं। और ये सत्यापन व्यवहारवाद में संभव है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद किस पर जुड़ा हुआ है, तथ्यों पर जुड़ा हुआ है। अब आगे आता है हमारा तकनीकी प्रयोग। आगे है हमारा तकनीकी प्रयोग। देखिए डेविडसन कहना चाह रहे हैं कि आधार सामग्री प्राप्त करने और उनकी व्याख्या करने के साधनों को समसिद्ध नहीं माना जा सकता और वे समस्यात्मक भी हो सकते हैं, और स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध और परिचित भी करना चाहिए, और मानवीय क्रियाओं का पर्यवेक्षण करने और उनके विश्लेषण के कई परिणाम अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि तकनीकी प्रयोग कि मानवीय क्रियाओं को जब हम इकट्ठा करते हैं, या मानवीय, क्योंकि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद जो मुख्य रूप से जो बल देता है वो मानवीय क्रियाओं का, राजनीति में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। अब उससे रिलेटेड जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, उन तथ्यों को एकत्रित करने में खुद के जो अनुसंधान करता है, अपना पर्सनल उसमें उसने कितना व्यू डाला है, कि जैसे कोई भी एक टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा व्यक्तिगत पक्ष नहीं होना चाहिए, उसमें केवल उस तथ्य से रिलेटेड ही मटेरियल होना चाहिए, या उस तथ्य से रिलेटेड ही हमारे पास आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी तथ्यों की एकत्रित करने की हम बात करते हैं, क्योंकि मानवीय क्रिया है, आप जानते हैं मानवीय क्रिया निरंतर परिवर्तनशील होती है, और मानवीय क्रिया अपना व्यक्तिगत पक्ष डालती है तथ्यों को एकत्रित करने में कि हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें तकनीक का प्रयोग करके इसको वेरीफाई करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं कि जो मानवीय क्रियाओं से रिलेटेड हमने तथ्य एकत्रित किए हैं वो सही है या नहीं। तो हम इसको पूरी तरीके से निश्चित करने के बाद, परिशुद्ध करने के बाद में हमारा जो अध्ययन है उसको व्यवहारवाद आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं डेविडसन कि इसके बाद में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट और भी बताया है कि वो ये कहना चाह रहे हैं डेविडसन कि इसमें परिमाणीकरण भी संभव है। परिमाणीकरण भी
संभव है। कह रहे हैं कि उपलब्धियों के विवरण और आधार सामग्री को लेखबद्ध और से सुस्पष्ट लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाना आवश्यक है, और इसके लिए जो उसमें मापन और परिमाणीकरण का जो कार्य है उसके लिए नहीं अपितु किसके लिए, प्रयोजनों के प्रकाश के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि इनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक अनुसंधानकर्ता अपने तथ्यों को एकत्रित करने के लिए जो तथ्य उन्होंने या जो सामग्री उन्होंने एकत्रित करी है उसको हमने पहले सबसे पहले एकत्रित करी है, नियमित किया है, फिर उसको दोबारा हमने पुष्टि करी है, हमने उसको तकनीक के आधार पर उसका हमने प्रयोग भी करा है, फिर हम परिमाणीकरण की ये चीज सही है या नहीं इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें डेविड स्टर्न कहते हैं व्यवहारवाद में संभव है और किसी में नहीं है, क्योंकि तथ्यों पर आधारित है। आदर्श और मूल्यों की तो बात ही नहीं कर रहा है ये अवधारणा। आगे मूल्य निर्धारण, नेक्स्ट अपना पॉइंट है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण की बात करते हैं डेविड स्टर्न और ये कहते हैं कि मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए, फिर वह नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों और आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है, और संबंध में अपनाए गए मूल्यों और आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों और आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए। यानी कि मूल्य निर्धारण, अनुसंधानकर्ता जब इन तथ्यों को सामग्री को एकत्रित करता है, संकलन करता है, वेरिफिकेशन, नियमन, तकनीक प्रयोग के आधार पर सारे काम करता है, तो उसको अपने व्यक्तिगत पक्ष अपने अध्ययन से दूर रखने चाहिए, तभी सही तरीके का मूल्य निर्धारण, यानी कि हमें किसी जो हमारा यहाँ पे अध्ययन चल रहा है उसके मूल्य निर्धारण के साथ में अनुसंधानकर्ता को अपने व्यक्तिगत मूल्यों को अलग रखना चाहिए, तभी उसका किसका जिस तथ्यों की हम बात कर रहे हैं या जिस संबंधित हमने अपने तथ्यों का संकलन किया है उसका निर्धारण सही तरीके से हो सके, ऐसा डेविड स्टर्न कहते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने तथ्यों की बात कर रहे हैं, हम केवल फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं कि ऐसा है इसीलिए वो होता है। आगे इन्होंने बात करी है कि व्यवस्थाबद्धीकरण, आगे व्यवस्थाबद्धीकरण, देखिए हमारा तथ्य रिलेटेड नियमन हो गया, हमने उसको सत्यापित कर लिया, हमने उसको तकनीक के आधार पर उसका हमने प्रयोग भी कर लिया, फिर हमने परिमाणीकरण कर लिया, मूल्यों का निर्धारण कर लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, व्यवस्थाबद्धीकरण की तथ्यों का जो हमने संकलन किया है उन तथ्यों का हम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको व्यवस्थीकरण करेंगे, तभी हमारे सामने उस चीज का सही निष्कर्ष सामने आ सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान, देखिए कब आएगा विशुद्ध ज्ञान, जब हम अपने व्यक्तिगत पक्ष को हमारे तथ्यों से दूर रहकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता अपने तथ्यों को एकत्रित करता है तो उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत उसके पक्ष आ जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पक्ष नहीं आने चाहिए, इसीलिए हमने उसको तकनीक के आधार पर हमने उसको प्रयोग करा। और हमने विशुद्ध ज्ञान को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुसंधानकर्ता तथ्यों के संकलन में अपने व्यक्तिगत पक्ष को बिल्कुल साइड में रखकर उस अनुसंधान का कार्य पूरा करेगा। अब लास्ट इसमें डेविड स्टर्न बताते हैं व्यवहारवाद की विशेषताओं में कि समग्रता, इंटरोगेशन, नेक्स्ट और लास्ट अपना समग्रता, कि हमने जितने भी तथ्य एकत्रित करे हैं राजनीति विज्ञान के मानवीय व्यवहार के अध्ययन के संबंध में, हमने जितने भी तथ्य एकत्रित करे हैं उनमें एकता होनी चाहिए। इंटरोगेशन अगर हम किस चीज का कर रहे हैं तो उसमें जब तक एकता, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि मोतियों की जो माला होती है वो एक के बाद हमने पिरोई है, उसके बाद दूसरी पिरोई, ठीक है, व्यवस्थीकरण। इसी तरह से हमारा जो ये ज्ञान हमने तथ्यों को हमने लिया है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, फिर तीसरे बाद चौथा आया, और स्टेप बाय स्टेप अगर में मिस्टेक हुआ, यानी कि अगर थोड़ी सी भी हमने एक चीज की भी गलती करी तो हमारा जो व्यवस्थाकरण है वो
सही तरीके से नहीं होगा और हमारा जो अध्ययन है वो फिर गलत हो जाएगा। तो डेविड स्टर्न ने जो अपनी व्यवहारवाद से रिलेटेड जो अपनी विशेषताएं बताई हैं वो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं कही जाती हैं और इसीलिए इन्होंने अपनी बुक में इन सब के बारे में इसका अध्ययन किया है। देखिए बच्चों, व्यवहारवाद से रिलेटेड अपन ने स्वरूप और मान्यता और विशेषता की बात करी। अब अपना जो लास्ट बिल्कुल बचता है वो है अपनी आलोचना बचती है, जिसके बारे में हम अपने कल की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही है। और मैं ये चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बात करी है, हमने जो भी चीज़ें हमने करी हैं, आपको मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद लर्न भी होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप आएँ तो बहुत इसको अच्छे से इसको देख के अपनी आएँ और लर्न करके आएँ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।